हेलो बच्चों, ये वीडियो होने वाली है हमारे सीए इंटरमीडिएट के एक सब्जेक्ट की छोटी सी डेमो। अगर आप भी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं तो 5 जनवरी से हमारे अर्ली बर्ड बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी 800 मार्क्स की आपके सीए इंटर के एग्जाम के लिए। और इस बार हमारा टारगेट है नवंबर 2023, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये वीडियो डेमो लेक्चर है आपके लिए स्पेशली ऑन यूट्यूब। बाकी आपको करना है अब सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को करना है डाउनलोड। वहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हैं स्पेशली आपके लिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी रिलेटिंग टू एडमिशन तो आप इन दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टारगेट इस बार हम सबका एक ही है कि सीए इंटरमीडिएट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, वो भी नवंबर 2023 में। ऑल द बेस्ट। अब देखो बेटा, ये जो क्लास है आपकी, ये डेमो क्लास है। और डेमो क्लास कौन से पेपर का है? तो पेपर नंबर 7, दैट इज पेपर का नाम है बेटा EISSM। पेपर के बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा। 100 मार्क्स का पेपर है और ये पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक आपका बचा हुआ है, एक बटा हुआ है EIS, और दूसरा जो आपका है वो है बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या है बोलो बेटा? इस पेपर का पूरा नाम है वो है एंटरप्राइजेज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या बोलो बेटा? EIS एंड SM। जहां तक सिलेबस का सवाल है तो आप देख सकते हो यहां पे कि EIS में आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं बेटा? 5। और जो SM है ना, SM में टोटल आपको पढ़ने हैं 8। कितने पढ़ने हैं बोलिए? याद रखिएगा, EIS आपके एग्जाम में जो आएगा वो आएगा फॉर द 50 मार्क्स, और रिमेनिंग SM जो आपके एग्जाम में आएगा वो भी आएगा फॉर द 50 मार्क्स। इस 50 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है 5 चैप्टर, जिसमें जो लास्ट चैप्टर है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कोर बैंकिंग सिस्टम। और ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मक्खन है ये चैप्टर। मतलब जब आप पढ़ोगे इसको साथ साथ क्लास में ही इसको याद भी कर लोगे। इसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक सिस्टम, बैंकिंग का काम कैसे होता है, नेशनलाइज बैंक किसे कहते हैं, कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, प्राइवेट बैंक किसे कहते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक किसे कहते हैं, RBI का रोल क्या है, ये सब ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन जो बाकी के चैप्टर्स हैं ना, वो चैप्टर्स इज ऑल अबाउट फॉर द कंप्यूटर। आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, EIS के जितने भी आपके बाकी 4 चैप्टर हैं वो बेटा बेसिकली कंप्यूटर के हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज फॉर द 50 मार्क्स, इसमें आपको टोटल बेटा 8 चैप्टर पढ़ना है। और ये 8 चैप्टर 50 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, दिस 5 चैप्टर इज ऑल अबाउट फॉर द कंप्यूटर, तो दिस 8 चैप्टर इज ऑल अबाउट फॉर द बिजनेस। इन दोनों का कोई आपस में लिंक मुझे शुरू में भी नहीं दिखा था जब आपके इंस्टीट्यूट ने सिलेबस ड्राफ्ट किया था, तो दोनों का कोई लिंक नहीं देखा था। और मैंने तो बेइज्जती भी की थी जब यह सिलेबस को ड्राफ्ट किया गया तो, और इंस्टीट्यूट को बेइज्जती बाद में समझ आई नए सिलेबस में। ये जो नया सिलेबस इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया है वहां से EIS पोर्शन को बेटा हटा दिया गया है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पार्ट बना दिया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो नया जो सिलेबस आया ना उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 100 मार्क्स का पेपर है। इको को हटा दिया गया, इको को बेटा कर दिया गया फाउंडेशन के 100 मार्क्स में, BC के हटा दिया गया। तो क्या मस्त ड्राफ्टिंग की गई है आपके नए सिलेबस की। और देखो लिंक भी यही बनता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप बिजनेस के फंड को मैनेज करना सीखिए और उसका बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाइए। ये क्या बात हुई भाई, कंप्यूटर को मैनेज करिए बाद में स्ट्रेटेजी बनाइए? तो इनका आपस में कोई लिंकेज सच में नहीं था। लेकिन एक EIS के टीचर होने के नाते ये बात मैं बोलूं तो मेरे मुंह से शोभा नहीं देता, तो इसलिए मैं ये वर्ड नहीं बोल रहा हूं। तो ये आपके सिलेबस का ओवरव्यू है। सिलेबस के ओवरव्यू में मैं कुछ चीजें और भी आपसे अगर डिस्कस करूं तो यहां पे देख सकते हो बेटा, हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूं। पहला चैप्टर जो EIS में पढ़ना है वो है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। मैं यहां पर बिजनेस प्रोसेस के ऑटोमेशन के बारे में आपको सिखाऊंगा। ऑटोमेशन आपको पता होगा बेटा कि पहले काम मैनुअल हुआ करता था, लेकिन आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुके हैं, आजकल सारे काम ऑटोमेशन मोड पे चले गए हैं। तो हम यहां पर सीखेंगे कि बिजनेस प्रोसेस का ऑटोमेशन कैसे होता है। जैसे आज देखिए ना, आप लोग ATM से जाके पैसा निकालते हो, क्या आपको नहीं लगता बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हो चुका है? अगर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन नहीं होता तो क्या ATM से तुम पैसे विड्रॉ करते? बिल्कुल भी नहीं करते। तो बैंक के जाके वही लाइन में लगाना, उसके बाद स्टेट बैंक वाला लाइन में जैसे पास में आओगे बोलोगे कि लंच हो गया, बोलो ना, ये सुनो। और आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम, कि वहां पे वो कर्मचारी जिसके पास काम करना होता है, करवाना होता है, हम उसके पास जाते हैं तो वो कहता है कि वो बंदा है। हम उसके पास जाते कहते हैं कि नहीं वो तो छुट्टी पे है, और बाद में बेटा हम उसके पीछे पीछे घूमते तो वो वापस उसी के पास भेज देता है जिसने सबसे पहले हमें भेजा था।
है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये प्रॉब्लम है बेटा स्टेट, 100% ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर अपन ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। देखो बेटा ये डेमो लेक्चर, इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाली जो हमारी 3.5-4 महीने की क्लास रहने वाली है, उस क्लास का रोडमैप स्ट्रक्चर क्या होगा, ये रोडमैप स्ट्रक्चर में पहले ही आपको डिसाइड करके दे दूं कि आपको आइडिया लगे कि अच्छा इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये पहला चैप्टर बेटा ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। उसके बाद आपको दिखेगा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अब आप सारे बच्चों को पता है कि बेटा हमारे देश में आजकल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपनी एक अकाउंटिंग सिस्टम मैनेज करती है, वो अकाउंटिंग एप्लीकेशन पे काम करना पसंद करती है। आपने एक नाम सुना होगा ERP, दैट इज एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। आपने एक नाम सुना होगा MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। गोली मारो आप इन सारे सिस्टम को। आप नॉर्मली देखे होंगे आप कि जब भी हम कभी जाते हैं ना मैकडोनल्ड्स वगैरह में, जब भी हम नॉर्मल जाते होंगे मैकडी वगैरह में, बर्गर किंग्स वगैरह में, या फिर KFC वगैरह में, तो जब हम बिलिंग करवाते हैं ना तो उनका अपना एक फॉर्मेट होता है और उसी वो एप्लीकेशन पे हमारे ऑर्डर को लेते हैं, पैसे डालते हैं और उसके बाद हमें रिसिप्ट भी निकाल के दे देते हैं। क्या है बेटा वो बेसिकली आपका एक सिस्टम है, वो एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन, कंट्रोल और मैनेज किया जा रहा है। तो हम उन सारे फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में आपसे चैप्टर नंबर 2 के बारे में सीखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 में सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। और ये चैप्टर तो प्योरली बेटा मैं कहता हूं BCA का चैप्टर है। जो बच्चा बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करता है ना, BCA, MCA, BSc IT, BTech इन कंप्यूटर साइंस, उसका ये चैप्टर है। मैं यहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब चीज के बारे में बात करूंगा। लिनक्स क्या होता है, एंड्रॉयड क्या होता है, iOS क्या होता है, MIS ऑफिस क्या होती है, इन सब चीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 4, अगेन आई एम सेइंग कि ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ये चैप्टर, इसमें कोई शक नहीं है बेटा कि ये चैप्टर आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि हम यहां पर ई-कॉमर्स, एम-कॉमर्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, आजकल तो शायद अगर ई-कॉमर्स के बारे में गुणगान कम किया जाए तो थोड़ी सी नाइंसाफी होगी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो इकोनॉमी डेवलप्ड को गोली मारो बेटा डेवलपिंग की तरफ ही जा रही है, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट कर रही है। आजकल के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो फिजिकल मार्केट एक्सेस लें या ना लें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक्सेस तो सबसे पहले ले लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए ना, फिजिकल स्टोर हो या ना हो, लेकिन ऑनलाइन प्रोडक्ट बिकना सबसे पहले शुरू कर दिया जाता है। Amazon, क्या उसके पास औकात नहीं है फिजिकल आउटलेट खोलने की? है, लेकिन क्या खोलती है? नहीं, ऑनलाइन मार्केट सर्विंग है। बोलो बेटा ये सुनो। ब्लिंकिट, क्या आपको नहीं लगता कि ये फिजिकल आउटलेट खोल सकते हैं रामलाल हलवाई की तरह? बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन रामलाल हलवाई देखोगे कि वो फिजिकल आउटलेट में पूरे दिन में 10 कस्टमर निकालता है, जबकि Amazon पूरे दिन में 1 लाख कस्टमर निकालती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि जब आप ऑनलाइन प्रेजेंस लेते हो तो पूरा इंडिया आपका मार्केट होता है, और जब आप फिजिकल आउटलेट खोलते हो तो आप नियर सर्कल, सराउंडिंग को कवर कर रहे होते हो। तो ये हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5, जैसा कि मैंने बताया आपको, कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है? कुछ नहीं होता, सारे बैंक के सारे ब्रांचों को इंटरनेट के थ्रू आपस में जोड़ देना कोर बैंकिंग सिस्टम कहलाता है। आपने देखा होगा पहले क्या हुआ करता था कि अगर आपका कर्नाट प्लेस के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आप वहीं पे जाके अपने सारे ट्रांजैक्शन को कैरी ऑन किया करते थे। अगर आप नोएडा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ गए तो वो आपसे ऐसा व्यवहार करता था जैसे आप सौतेले बेटे हो उनके, सौतेला व्यवहार हुआ करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्नाट प्लेस पे ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं, आप नोएडा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ट्रांजैक्शन कैरी ऑन करना शुरू कर दीजिए। कोर बैंकिंग सिस्टम, स्टेट बैंक के सारे ब्रांच इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, और उन सब चीजों के बारे में बात करूंगा मैं चैप्टर नंबर 5 में। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? ये बेटा ऑल टुगेदर फॉर 50 मार्क्स, ये 50 नंबर के लिए है। जबकि जो रिमेनिंग आपका 50 नंबर है, जिसको पेपर नंबर 7B कहा जाता है, आप देखोगे वहां पे तो 7A था। क्यों था? क्योंकि वो पार्ट A था, और ये 7 का ही पार्ट B है। तो इसमें 50 नंबर में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो आप देख सकते हो बेटा, इसमें आपको टोटल चैप्टर पढ़ने हैं 8। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? ये रहा बेटा, टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। और मैं बोलूंगा कि ये चैप्टर कंपैरेटिवली बेटा उस चैप्टर से, यानी कि EIS वाले पोर्शन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा कवरेज है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो 5 चैप्टर 50 नंबर और ये 8 चैप्टर 50 नंबर। इसका वेटेज कम है, 7-8 नंबर एक चैप्टर, लेकिन उसका वेटेज ज्यादा है। हर चैप्टर से कंपल्सरी बेसिस पे बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है EIS में, और याद करने में भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे होगी, वहीं पे EIS में वो लैंग्वेज टफ होगा, प्रॉब्लम होगी आपको याद करने में।
बट ठीक है, कोई बात नहीं, बैठा हूं मैं, देखते हैं जब आएंगे तो। यहां पे सर ये पूरे के पूरे 8 चैप्टर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे पहला जो चैप्टर बेटा वो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, और प्योरली एंड फ्रेंकली स्पीकिंग दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पोर्शन इज नथिंग बेसिकली बिजनेस स्टडी ऑफ 11th 12th। जो तुम 11th और 12th में बिजनेस स्टडी पढ़ते थे ना, उसी का थोड़ा सा कंपेरेटिवली मैं बोलूंगा एडवांस वर्जन है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं पूरा 12th नहीं बोलूंगा। 12th में आपको याद हो तो एक बिजनेस स्टडी की मैम आया करती थी, सुंदर सुंदर, बोलो ना ये सुनो, सुंदर सी मैम आया करती थी, उनको खुद पढ़ाने आता नहीं था, कुछ भी आके पढ़ा के चली जाती थी ऑब्वियसली। अच्छा, गलती से अगर स्कूल में कोई ओल्ड एज का टीचर बीएसटी पढ़ाने आ जाता था तो बस नींद, पढ़ाने आता नहीं था, उसको हम देख नहीं सकते, सो जाते थे। मैम अगर थी तो चलो भाई पढ़ाना नहीं तो कम से कम मैम को तो देख लिया, टाइम तो निकल गया। इस टाइप का हम टाइम निकाला करते थे। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैं अभी डेमो लेक्चर शुरू करूंगा तो आपको बताऊंगा, आपको मजा भी आएगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आखिर क्यों, इंटेंशन क्या है आपके इंस्टीट्यूट का कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 8 चैप्टर 50 नंबर में डाल दिया, क्या लॉजिक था इसका। तो मैं यहां पर बात करूंगा आपसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी बिजनेस पॉलिसी कैसे बनाती है, कंपनी स्ट्रेटजी कैसे डिक्लेयर करती है, कंपनी का टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट, जिसको स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट, टैक्टिकल लेवल मैनेजमेंट और आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है, वो सब मैनेजमेंट होता क्या है। उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या एनजीओ वगैरह भी करती है क्या, जिस एनजीओ का प्राइमरी इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग होता ही नहीं है। एनजीओ का प्राइमरी इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता ना, बट फिर भी क्या एनजीओ भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करती है क्या, तो इसका आंसर होगा यस, करती है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया जाता है ऐसा जरूरी नहीं। सरकारी हॉस्पिटल, प्राइमरी इंटेंशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, बट स्टिल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं करोगे तो इसका खामियाजा क्या होगा, बहुत सारे खामियाजा होंगे सर। पेशेंट का ओपीडी में भीड़ लग जाएंगी, पेशेंट मरेंगे, डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा, ब्लड सर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, जो रिपोर्ट होगी वो आ नहीं पाएगी, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाएगा, बोलो ना ये सुनो, पेशेंट के बेड खाली नहीं मिलेंगे, अफरा तफरी मच जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। मैं उसके बाद आपसे बात करूंगा डायनामिक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, कि कैसे कोर कॉम्पिटेंसी बनाते हुए और ऑर्गेनाइजेशन बेटा अपने कॉम्पिटिटर पे डोमिनेट करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंपटीशन में विनिंग सिचुएशन में कैसे आना है, यह हमें सिखाएगा चैप्टर नंबर 2, यानी पैंतरेबाजी सिखाऊंगा मैं आपको। क्या सिखाऊंगा? बिजनेस पैंतराबाजी। मैं खेल की पैंतरेबाजी की बात नहीं कर रहा, बिजनेस पैंतराबाजी, कि अगर आपका आपस में कोई कंपटीशन चल रहा है तो उस कंपटीशन में कॉम्पिटिटर को मात देकर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल पे कैसे लेकर जाओ। चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करेगा। विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं, गोल्स क्या होती हैं, और ये सब बनता कैसे है। आपने एक नाम सुना होगा, विमोसा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक, बोलो ना ये सुनो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद मैं बात करूंगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, इसको मैं एक ही बात बोलूंगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। एक टॉप लेवल स्ट्रेटेजी कैसे बनाता है, मिडिल लेवल कैसे बनाता है, और फंक्शनल लेवल, लो लेवल कैसे बनाता है। तीनों लेवल के बारे में और उनके द्वारा बनाई गई स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को जनरली ये बेटा लगता है कि स्ट्रेटेजी बनाना केवल टॉप लेवल का काम है। याद रखिएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम केवल स्ट्रेटेजी बनाना नहीं होता। आप ये कहोगे तो सही होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजी बनाती है वो फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, लेकिन लो लेवल मैनेजमेंट भी स्ट्रेटेजी बनाता है फॉर देयर रिस्पेक्टिव एक्ट। क्या आपको नहीं लगता बेटा सुपरवाइजर एक स्ट्रेटेजी बनाता है, टीम लीडर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है, बोलो ना ये सर नो। परचेज मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है। हाँ, रीजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं बहुत सारी बात करूंगा आपसे कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या होता है, कैसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाए जाते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का। आपने देखा होगा तनिष्क का नाम आपने सुना होगा। अब तनिष्क किसका इंटरप्राइजेस है? टाटा। क्यों भाई? टाटा का मार्केट रेपुटेशन कम था क्या कि एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की जरूरत आई? तनिष्क का, टाटा की मार्केट रेपुटेशन ऑलरेडी अच्छी थी, टाटा नाम से ज्वेलरी लॉन्च कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों भाई? पागल थे वो? क्या आप लोगों जैसे बुद्धिमान इंसान उसको नहीं मिला था कि अरे यार टाटा ऑलरेडी फेमस है, काम कर टाटा के नाम से ज्वेलरी शुरू कर दे? सब कुछ था उनके पास दिमाग, फिर भी उन्होंने टाटा नाम इशू करके टाटा तनिष्क के नाम से ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया। स्पेशल बिजनेस यूनिट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बोलो बेटा?
स्पेशल बिजनेस यूनिट। और उसके बाद अपन लास्ट में आएंगे 8वां चैप्टर, तो उसके बारे में बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। जब आप स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो ना बेटा, तो उसमें बहुत सारे टाइम, रिसोर्सेस वगैरह की वेस्टेज होती है और उन सब चीज को कंट्रोल करना जरूरी होता है। क्योंकि देखो, अगर आप स्ट्रेटजी में इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं करोगे तो याद रखिएगा फिर वो आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव और इफिशियंट नहीं हो पाएगा। जबकि मैनेजमेंट का तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल होता है कि इट शुड बी व्हाट, इफेक्टिव एंड इफिशियंट। सारे बच्चे बोलेंगे इफेक्टिव एंड, क्या इस बात को तुम एग्री करोगे? आंसर इज यस। तो ये आपका बेटा पूरा का पूरा क्या है, बोलो एक बार उसे, सिलेबस है। और इसी के बारे में अपने को ये राम कहानी बेटा शुरू करना है। तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, बोलो बेटा, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सारे बच्चे डालेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। डालो बेटा, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलो बेटा सुनो, अब ये चैप्टर का जो नाम आपने डाला है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इस चैप्टर को पहले ओवरऑल क्लियर करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर अपने को पढ़ना क्या क्या है। फ्रेंकली स्पीकिंग, इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेटा आपको 4 कॉन्सेप्ट सीखने हैं। आपको देख के लग रहा है कि सर अगर ये 4 कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर तो बहुत छोटा है। छोटा नहीं है, तुम देख सकते हो 29 पेज का चैप्टर है ये, और ये तो कम है बेटा। जब आगे आप आओगे ना तो 100 पेज का चैप्टर आपको दिखेगा, 100 पेज, खास करके EIS में एक चैप्टर 90 पेज, 95 पेज, ऐसे ऐसे है। और वहां पे अपने को जरूरत है उसको कंसाइज करके और याद करने की, और वो खेल आपको मैं EIS में भी करवाऊंगा। EIS पढ़ लेना, एग्जाम्पल सेट करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है कि आप EIS SM के कॉन्सेप्ट को समराइज कैसे कर रहे हो, याद कैसे कर रहे हो। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है बेटा, 4 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस पॉलिसी क्या होता है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फिर स्ट्रेटजी और फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और उस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैं आपसे बहुत तरीके की बात करूंगा। इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, लिमिटेशन क्या है, फिर लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल, उसके बाद बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। और ये तीनों बातें मैं आपको यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाओगे सर? क्योंकि इसका एक सेपरेट चैप्टर है। तो जब सेपरेट चैप्टर है तो फिर यहां पे बताने का मतलब ही क्या हुआ, बोलो ना बेटा, ये सुनो। और उसके बाद नहीं, ओवरव्यू भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां पे अपन डिटेल करेंगे ना। तो याद रखिए, जब बेटा सेम कॉन्सेप्ट को 2 जगह जब आप देखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन कि याद कहां से करें। तो नोट्स में केवल वही प्रोविजन होना चाहिए जिसको तुम फटाफट रीड करो, रीड करके एग्जाम देने चले जाओ। तो मैं यहां पे इस तीनों लेवल को उठाऊंगा ही नहीं, टच ही नहीं करूंगा, केवल बता दूंगा कि अच्छा ये होता है, ये होता है, लेकिन उसके कंटेंट को रीड नहीं करेंगे क्योंकि सेपरेट चैप्टर है। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन, क्या बोलो बेटा, गवर्नमेंट एंड क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस पूरे चैप्टर में अपने को कितने कॉन्सेप्ट बने, 4। एक पढ़ना है बिजनेस पॉलिसी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और एक लास्ट पढ़ना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन NGO। 5। तो सारे बच्चे काम करेंगे। जहां पे आप लोगों ने लिखा है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आप उसके नीचे लिखिए ओवरऑल चैप्टर। लिखो बेटा ओवरऑल चैप्टर। और ये ओवरऑल चैप्टर में आपको टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। सबसे पहले लिखिएगा बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी बेटा लिखते चलो, इससे फायदा होता है। अच्छा ये भी लिखते, अरे यार। दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा आपको पढ़ना है क्या, स्ट्रेटजी। चौथा पढ़ना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और उसके बाद 5वां पढ़ना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड NGO बोलो, NPO बोलो, लगभग एक ही बात है। ये टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स आपको बेटा इस चैप्टर में पढ़ने हैं। डन करें क्या? और मैं इस चैप्टर को शुरू करूं और पढ़ाना शुरू करूं उसके पहले मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, और उसके बाद बेटा एक एक करके मैं सारे कॉन्सेप्ट को शुरू कर दूंगा। तुम देख सकते हो यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज बिजनेस पॉलिसी।
तो मैं बताऊंगा बिजनेस पॉलिसी के बारे में, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। मॉड्यूल के लैंग्वेज को मैं शॉर्ट करके भी आपके सामने दूंगा, बहुत सारी बातें लिखवाऊंगा कि अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो बिजनेस पॉलिसी को लेकर क्या क्या लिखना है, सारी तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत छोटा सा, कि सर सुनो, व्हाट इज द नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर आप हमें ये चैप्टर करा रहे हो इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में हमें हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दोगे। तो सर जब आप हमें हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दोगे तो पहले तो आप यही बताओ सर कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की आखिर जरूरत क्या है, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना ही क्यों चाहिए। तो मैं इसके बारे में आपको हल्का फुल्का एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहता हूं इस पूरे के पूरे पेपर को लेकर। क्या बेटा इंस्टीट्यूट ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में इसलिए डाला है क्या कि चलो डाल के सीए इंटर वाले बच्चों को परेशान करते हैं, नहीं, या फिर मेरी रेवेन्यू इनकम को इंक्रीज कर दी जाए, ऐसा नहीं है। हर पोर्शन का आपके लिए कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या नीड है, क्या पर्पस है, मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा डायरेक्टली, मैं आपको इनडायरेक्टली कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुम्हारे सिलेबस में क्यों डाला है। याद करो बेटा, एक कंपनी नोकिया, क्या कमी थी इसमें। एक टाइम हुआ करता था जब लोग मोबाइल को मोबाइल फोन ना कह के नोकिया कहा करते थे। पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ कि किसी प्रोडक्ट का नाम किसी कंपनी के नाम पे कन्वर्ट कर दिया गया। मोबाइल बेसिकली लोग कहना कम करते थे, नोकिया दियो। हर किसी के पास में फोन है क्या, हां कौन सा, नोकिया। मोबाइल दुकान पे जाइए, क्या है, नोकिया है क्या, अरे एक नोकिया का कोई भी आप सेट उठा के देख लो, 1100 सेट, 1110, 1210 ये सेट हुआ करता था। और सारे नोकिया के प्रोडक्ट्स इज अ सुपर डुपर मार्केट हिट। लोगों का ट्रस्ट केवल एक ही होता था, दैट इज नोकिया, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि उस समय मोटरोला भी हुआ करता था और काफी फेमस कंपनी हुआ करती थी मोटरोला, बट मोटरोला के मार्केट में रहने के बावजूद भी लोगों ने प्रेफर किया एक ही प्रोडक्ट जिसका नाम है क्या, बोलो, नोकिया। क्या पीछे कारण था सर, कितनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट, इतनी जबरदस्त मार्केट कैप्चरिंग, बट मार्केट से गई तो चली ही गई, फिर कभी वापस नहीं आई। अगर आपको यह लगता है कि नोकिया ने बाउंस बैक करने की कोशिश नहीं किया था तो याद रखिएगा बेटा, ये आप गलत हो। याद रखिएगा जब हमारे देश में लोग एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, नोकिया ने भी अपना डाइवर्सिफिकेशन करने की सोची थी और पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसने हाथ मिलाया था। लेकिन यह स्ट्रेटजी भी काम की नहीं रही, खत्म हुआ मार्केट से तो खत्म ही हो गया। क्या कमी था इसमें, केवल एक ही कारण था, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल्योर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल्योर वो कारण था जो नोकिया मार्केट से गई तो चली ही गई, फिर कभी वापस नहीं आई। मेरा दूसरा एग्जांपल, टाटा नैनो। याद रखिएगा बेटा, जब टाटा नैनो हमारे देश में आया था और जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, जब इसकी सब्सक्रिप्शन शुरू हुई थी, तो प्रॉपर टाटा कंपनी का ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि आप टाटा नैनो के सब्सक्रिप्शन को बंद करिए। हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे 5 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुका है, हम आने वाले 1 साल तक भी ये डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। पहले कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव करने दीजिए, हम कार बना बना के मार्केट में बाद में सप्लाई करेंगे। तबाह बर्बाद कर दिया था पूरे मार्केट को नैनो जब आई थी तो, क्योंकि कंपनी ट्रस्टेड थी। टाटा लखटकिया कार, सस्ते कार, अपना एक ट्रेडिशन, अपनी एक टशन कार चलाने की, पैसा कम टशन पूरा, लोग बेटा इसको यूज करना शुरू कर दिए। आखिर क्या ऐसे हालात हो गए साहब कि वो टाटा जब नैनो मार्केट से गई तो फिर वापस नहीं आई, चली ही गई। आप देख रहे हो ना आज नैनो के हालात। नैनो के हालात ये हो चुके हैं कि बेटा मान के चलो ये एक गर्ल्स है जो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है और इसके सामने 2 लड़के आ रहे हैं, एक जो स्प्लेंडर बाइक पे है और एक जो नैनो पे है, और इसके पास ऑप्शन है कि सुन तुझे इन्हीं दोनों में से किसी से हाथ मिलाना है। तो बेटा याद रखिएगा वो स्प्लेंडर वाले से हाथ मिला लेगी, नैनो वाले के बोलेगी कि भाई सुन तेरे बस की नहीं है, तू जा। नैनो वो कार है जो भी खरीद के भी लगता है कि क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? याद रखिएगा बेटा ये बात। टाटा नैनो के मार्केट फेल्योर का एक ही रीजन था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल्योर। कंपनी ये पहचान नहीं पाई कि जो नैनो पॉपुलर हो रही है लखटकिया वर्ड से,
ये वर्ड आने वाले समय में इसके लिए सबसे ज्यादा खतरा बनने वाला है। और जानते हो टाटा नैनो के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन वो लखटकिया वर्ड, शब्द लखटकिया जिसको यूज किया जाता था। याद रखिएगा, इंडिया प्रीमियम फेस वैल्यू वाली कंट्री है। हम लोग दिखावे पे अपनी जिंदगी को जीते हैं। और ये लखटकिया 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 इतना ज्यादा लखटकिया हो गया कि लखटकिया रखना अपने आप में बेइज्जती कराने के बराबर हो चुका था। ब्रांडिंग, आपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग प्रोडक्ट से नहीं उसके प्राइस टैग से किया, और यही श्राप बन गया उस कंपनी के लिए। लोग ये नहीं कहते थे नैनो लिया है, उसने लखटकिया लिया है, खत्म। वहीं पे आपका प्रीमियम प्राइस खत्म। हम तो उस देश के लोग हैं भाई जो चोर बाजार से कपड़े पहन के और कहते हैं कि लिवाइस का जींस है, क्योंकि हमें प्रीमियम फील कराना है। एडिडास बेटा हम बगल वाले दुकान से खरीद के कहते हैं कि एडिडास के शोरूम से वॉच है, भले उसमें एक बार 3 बजा तो बस अगली बार में 3 ही बजेगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो बेटा ये सुनो। अब यहां पर आपको छोटी मोटी बातें और भी ध्यान रखनी है। क्या छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है? कि मैं आपके सामने तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं। एक समय हुआ करता था बेटा कोडेक कैमरा का। कोडेक कैमरा, अगर आप कोडेक कैमरा के बारे में जानते हो तो वो समय तब था जब बेटा वो रील साफ हुआ करता था। हम फोटो खींच लेते थे और फोटो खींचने के बाद बेटा उसकी रील साफ हो गई, 2 दिन बाद आया करती थी फोटो। नेगेटिव फोटो भी बना करता था। आप लोगों ने ये फोटो खिंचवाया है क्या? मैंने खिंचवाया। वो स्टूडियो वाला आपको फोटो दे देता था और एक नेगेटिव कार्ड देता था, और वो नेगेटिव कार्ड से आप बाद में भी साफ करा के फोटो निकाल सकते थे। एक समय हुआ करता था जहां पे कैमरा इज इक्वल टू नोकिया कोडेक और कोडेक इज इक्वल टू कैमरा। लेकिन वो कोडेक मार्केट से गया तो बस चला गया। क्या आज कोडेक आप लोग देखते हो? देखते हो, बहुत कम देखते हो। आज निकॉन आ चुका है, कैनन आ चुका है, आपका पैनासोनिक आ चुका है, एलजी आ चुका है, सैमसंग आ चुका है, सोनी आ चुका है, एलजी आ चुका है। कोडेक नहीं बचा, नहीं बचा। क्या कारण था सर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल्योर था बेटा ये। और मैं एक एग्जांपल और दूंगा और आपको आइडिया लग जाएगा, मात्र एक एग्जांपल। और जो मेरा चौथा एग्जांपल है वो मैं बोलूंगा बेटा एक प्रोडक्ट दैट इज पतंजलि, रामदेव बाबा। पतंजलि जब भी मैं देखता हूं ना तो मुझे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक ही रूल याद आता है, एंड दैट इज मेक एडवर्टीजमेंट एंड रन योर बिजनेस। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मेक एडवर्टीजमेंट एंड रन योर बिजनेस। ये जो मेक एडवर्टीजमेंट एंड रन योर बिजनेस का जो नारा है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है पतंजलि पे, बिल्कुल परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। रिपीट द वर्ड, मैंने क्या नारा दिया? मेक एडवर्टीजमेंट एंड रन द बिजनेस। बिल्कुल ये फिट बैठता है किस पे? बोलो, पतंजलि ग्रुप पे। पतंजलि का प्रोडक्ट आप निकाल के देखिए। मैं रामदेव बाबा का भक्त हूं लेकिन अंधभक्त नहीं हूं। आप रामदेव बाबा का, पतंजलि ग्रुप का कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, उससे ज्यादा घटिया प्रोडक्ट उस लाइन में कोई और प्रोडक्ट नहीं हो सकता। कोई भी आप प्रोडक्ट उठा के देखो। अरे सर वो गाय का घी हमने खाया है, कोई बात नहीं, खाते रहो। अंधभक्त हो तो तुम्हें नहीं दिखेगा उसका स्वाद। याद रखिए ये अकेला बाबा था जब पूरा देश बिजनेस कर रहा था तो ये घूम घूम के कहता रहा कि बिजनेस छोड़ो योगा करो, बिजनेस व्यापार छोड़ो योगा करो। और जब पूरा देश योगा करने लग गया तो ये खुद बिजनेस करने लग गया। याद रखिएगा पतंजलि के सक्सेस के पीछे 90% रीजन सिर्फ एडवर्टीजमेंट है। क्या था ये? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थी। सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के दम पे इसने पतंजलि को करोड़ों की कंपनी बना दिया इसने। केजरीवाल, इस बार एडवर्टाइजमेंट बीजेपी ने काफी अच्छा निकाला था लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सेवा ही विचार, ना कि सिर्फ खोखला प्रचार। ये जो आम आदमी पार्टी की तुम पॉपुलैरिटी देख रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। क्या मस्त कैंपेनिंग करता है ये, ब्रेन वॉश करके रख देता है पूरी की पूरी सोसाइटी का, पूरी की पूरी सोसाइटी। और हालांकि फर्जीवाल आदमी है ये, केजरीवाल नहीं है, प्योरली फर्जीवाल। और आई एम नॉट सेइंग ओनली टू द आम आदमी पार्टी, आई एम ऑल्सो सेइंग टू बीजेपी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उनके आने के पीछे का क्या रीजन था? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हर छोटा छोटा बच्चा अब की बार मोदी सरकार। क्या यह कैंपेनिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ था?
याद रखिए, जहां पर सिर्फ एक ही आवाज आ रही है अब की बार, और इसका तो मीम भी निकला था कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से कह रही है कि कब तक चुप रहोगे सरदार, तो भी बोल पड़े अब की बार मोदी सरकार। ऐसे ऐसे मीम निकल। तो देखो बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दम पे आप अपने बिजनेस को रिटेन भी कर सकते हो टॉप पोजीशन पे, और बेटा अपने बिजनेस को लो लेवल से ड्रैग भी कर सकते हो टॉप पोजीशन पे। और ये बात याद रखिएगा, अचीविंग टॉप पोजीशन, रिपीट अवर, अचीविंग टॉप पोजीशन is less tough than, I am saying less tough than retaining top position. टॉप लेवल पे पहुंचना, रिपीट अ वर्ड, टॉप लेवल पे, और टॉप लेवल को रिटेन करके रखना, दोनों में बेटा बहुत फर्क है। ये बेसिक कुछ कारण थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन अपने बिजनेस में करते हो तो बिजनेस का बेटा सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं बेटा, बिजनेस पॉलिसी का। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी ये भी लिख लिया आप लोगों ने? सर, हमने 4-5 बिजनेस पॉलिसी का हिस्ट्री तक लिख लिया था। अच्छा, हिस्ट्री तक लिख लिया था। चलो बेटा, मैं हिस्ट्री लिखवा ही नहीं रहा, फिर मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहा हूं। क्या कहते हैं बेटा? कोई बात नहीं, बगल वाले से फोटो ले लियो। अब हिस्ट्री में तो क्या ही सीखेगा? मैं बोलूंगा कि 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने शुरू किया था। बेटा जस्ट अ वेट, एक ना सर आप ऑनलाइन ही करो बेटा, लेकिन लोकल मार्केट को कवर करने के लिए ना ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का कोई मतलब नहीं होता, अगर लोकल मार्केट आपको कवर करना है तो। जैसे मान लो कि आरकेजी इंस्टीट्यूट को बगल के बच्चों को बुलाना है और इसके लिए मैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कराऊं। सर पैम्पलेट को ना मतलब वो नहीं करके हार्ड थोड़ी आते हैं, मैंने वो देखे 100%, मतलब ब्रांडिंग अपना अलग अलग तरीका होता है बेटा। आ जाइए, इधर आइए, सुनिए, गोली मारो बेटा। अभी हम फिलहाल ये ब्रांडिंग करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं बिजनेस पॉलिसी। अब क्योंकि बेटा हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीजें सीख चुके हैं, कुछ ना चीजें, और जब से हम बोले ही जा रहे हैं, तो बिजनेस पॉलिसी को लेकर आप एक लाइन में इसका नॉर्मल मीनिंग समझिए, और उसके बाद बेटा मैं यहां से मैच कराना और इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखवाना शुरू कर दूंगा। देखो बेटा, बिजनेस पॉलिसी कुछ नहीं होता, ये गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? सारे बच्चे बोलेंगे, जो आपके एक्शन को गाइड कर रहा होता है। बेसिकली बिजनेस पॉलिसी वो एरिया होता है, जो एरिया एक लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे दिया जाता है कि तू बिना टॉप लेवल मैनेजमेंट से कंसल्ट किए हुए इस पैरामीटर को तू ध्यान रखते हुए कोई भी फैसला ले सकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बिजनेस पॉलिसी। ये मैं फ्रेंकली आपको बोल रहा हूं। तो कोई तुमसे बोले कि बिजनेस पॉलिसी है क्या, तो बिजनेस पॉलिसी कुछ नहीं, एक डेवलप्ड गाइडलाइंस है। रिपीट अवर, डेवलप्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्शंस को क्या करता है बेटा, गवर्न करता है। अब सवाल है कि सर ये बिजनेस पॉलिसी की शुरुआत कहां से हुई? तो बेटा याद रखिएगा, बिजनेस पॉलिसी का जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन ऑफ बिजनेस पॉलिसी, वो ट्रेस किया जा सकता है कब? 1911, जहां पर बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया एज अ इंटीग्रेटिव कोर्स इन मैनेजमेंट। और याद रखिएगा, इस कोर्स का बेटा एम था कि क्रिएट किया जाए क्या? जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी अमॉन्ग बिजनेस एग्जीक्यूटिव। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 1। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है बच्चों का नोट्स बनाना। तो याद रखिए, बिजनेस पॉलिसी को लेकर सबसे पहली बात, कोई तुमसे पूछे बिजनेस पॉलिसी वर्ड की शुरुआत कब हुई, तो यह शुरुआत हुई 1900। किसने किया? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने। कैसे किया? उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया मैनेजमेंट को लेकर। यह कोर्स मैनेजमेंट को लेकर किसके लिए था? बिजनेस एग्जीक्यूटिव। क्या इंटेंशन थी? क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। बेटा दिस विल योर पॉइंट नंबर, क्या बोलो बेटा, 1। क्या इस बात को क्लियर करें? जल्दी से लिखो पॉइंट नंबर 1, उसके बाद आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 2 पे। दैट इज विलियम एफ ग्लुइक ने बेसिकली बिजनेस पॉलिसी को लेकर कुछ कहा था, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। सुनिए ध्यान से। तो बेटा अब अपन चलते हैं आगे, और जब आगे चलते हैं तो यहां पर एक अकॉर्डिंग टू वर्ड लिखा गया है, ध्यान से अगर देख रहे हो तो, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लुइक। इन्होंने भी इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी को लेकर कुछ बातें बोली है। इन्होंने बिजनेस पॉलिसी को डिफाइन नहीं किया, बिजनेस पॉलिसी के इवोल्यूशन को लेकर इन्होंने कुछ बातें बोली है। आ जाइए एक बार चेक कर लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। बोला है अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लुइक, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी अराइजेस फ्रॉम द, एरोज फ्रॉम द मतलब अराइजेस फ्रॉम द, कहां से? डेवलपमेंट इन द यूज ऑफ प्लानिंग टेक्निक बाई मैनेजर।
तो जब भी कोई मैनेजर प्लानिंग टेक्निक डेवलप करता है ना, वहीं से बिजनेस पॉलिसी बेटा शुरुआत होती है। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि बिजनेस पॉलिसी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन को गाइड करता है। तो भाई जब बिजनेस मैनेजर कोई प्लानिंग टेक्निक करेगा तो उसके एक्शन को गाइड करने की जरूरत आएगी ना। वो गाइड क्या करेगा? पॉलिसी ही तो गाइड करेगा। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। एक वर्ड याद रखना कि मैनेजर जब जब, रिपीट अ वर्ड, प्लानिंग टेक्निक डेवलप करेगा, बेसिकली बेटा बिजनेस पॉलिसी वहीं से क्या हो जाती है? शुरुआत। वो बिजनेस पॉलिसी से ही प्लानिंग टेक्निक डेवलप किया जा सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो क्या? और इज श्योर 100%? अब यहां पर आएगा एक वर्ड, रुको एक साथ लिख लेना। अब यहां पर एक वर्ड आएगा कि बिजनेस पॉलिसी का फिर डेफिनेशन क्या है सर? तो बिजनेस पॉलिसी को डिफाइन किया गया है, एक साहब है क्रिस्टेंशन, और इन्होंने बोला है, क्रिस्टेंशन ने, कि देखिए बिजनेस पॉलिसी बेसिकली ए स्टडी होता है। किसका स्टडी? फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट, द क्रूशियल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट सक्सेस इन द टोटल एंटरप्राइजेस and the decision that determine the direction of organization and shape its future। बेटा इसको एग्जाम के लिए कैसे याद करोगे? क्योंकि ये तो लैंग्वेज टफ है, तो आपको यहां पे लिखना है कि एज पर क्रिस्टेंशन, क्या बोलो बेटा? एज पर बिजनेस पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, क्या बोलो बेटा? सीनियर मैनेजमेंट। क्या बोलो बेटा? फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड डील्स विद क्रूशियल प्रॉब्लम। क्या बोलो बेटा? एंड डील्स विद that affects success in the total enterprises। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? यहां पे फुल स्टॉप दे सकते हो। देखो EIS पढ़ते टाइम एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप सोचो कि एज इट इज मॉड्यूल को रट्टा मार के आप चले जाओ, कभी नहीं जा सकते। और अगर मॉड्यूल के लैंग्वेज को आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो मॉड्यूल के लैंग्वेज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हालांकि स्टेटमेंट को क्रक्स करना है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि क्रिस्टेंशन ने क्या बोला था बिजनेस पॉलिसी को लेकर, तो आप बोल सकते हो कि क्रिस्टेंशन ने बोला था कि बिजनेस पॉलिसी स्टडी होता है। किसका स्टडी? फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, और उन क्रूशियल प्रॉब्लम का स्टडी, जो क्रूशियल प्रॉब्लम पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। यही है बिजनेस पॉलिसी। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? लिख लो बेटा इस पॉइंट को। दिस विल बी पॉइंट नंबर 2 एंड दिस विल बी पॉइंट नंबर 3। तो देखो बेटा, बिजनेस पॉलिसी को लेकर जो मेरा वाला डेफिनेशन है ना, जो इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन था, उस डेफिनेशन को आप प्लीज लिखिएगा पॉइंट नंबर 4 में। सारे बच्चे लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, और ये मेरा डेफिनेशन है बेटा बिजनेस पॉलिसी को लेकर। ये सबसे आसान डेफिनेशन है। मैं कहता हूं कि बिजनेस पॉलिसी आर द गाइडलाइंस। क्या बोलो बेटा? बिजनेस पॉलिसी आर द गाइडलाइंस developed by an organization। क्या बोलो बेटा? developed by an organization to govern its action। क्या बोलो बेटा? govern its action। फुल स्टॉप। और यहीं पे फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू होना, लिखिएगा फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी। देखो बेटा, बिजनेस पॉलिसी के ना अपने कुछ फीचर्स होते हैं, और आप सारे बच्चों को यह बात पता है फीचर्स का मतलब क्या है। एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब बिजनेस पॉलिसी में पाई जाने वाली चीजें। और आप मुझे बोलोगे, मैं आपको नहीं बोलूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या बिजनेस पॉलिसी बेटा स्पेसिफिक होना चाहिए या जनरल होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला इसका फीचर्स होता है बेटा कि इट शुड बी स्पेसिफिक। लिखिए प्लीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस पॉलिसी होना चाहिए ना, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं यूं बोलूं तो बेटा डेफिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आप यहां पे लिख सकते हो, इट शुड बी स्पेसिफिक ऑब्लिक डेफिनेट। दूसरा, क्या आपको नहीं लगता कि जो बिजनेस पॉलिसी होना चाहिए वो क्लियर और अनएम्बिगियस होना चाहिए? क्या होना चाहिए बोलो बेटा? क्लियर एंड अनएम्बिगियस। मतलब बेटा ये कंफ्यूजिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? अनएम्बिगियस।
सर तीसरा क्या है? तो याद रखिएगा ये ना रिलायबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेटा बिजनेस पॉलिसी ऐसा नहीं हो सकता जो अनरिलायबल हो, क्योंकि देखिए आपकी बिजनेस पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट को बेसिकली क्या कर रही है? गाइड। और ना कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को, लो लेवल मैनेजमेंट को भी गाइड कर रही है, क्योंकि लो लेवल मैनेजमेंट उस बिजनेस पॉलिसी में रहते हुए एक्शन ले सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अगर आपकी बिजनेस पॉलिसी ही खराब हो गई तो बिजनेस का बेटा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट तो वैसे ही रुक जाएगा। तो आपकी बिजनेस पॉलिसी जो भी हो क्या हो बोलो? वो रिलायबल। चौथा क्या? इट शुड मस्ट बी appropriate. It should must be appropriate. अच्छा सर ये appropriate वर्ड मतलब क्या? ये जो appropriate बोला ना मैंने, टू प्रेजेंट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लिख लो प्लीज। अरे भाई मेरी बिजनेस पॉलिसी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। किससे? मेरे करंट बिजनेस गोल से। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा सर। अगर आपकी बिजनेस पॉलिसी आपके करंट बिजनेस गोल से मैच नहीं कर रही है ना, तो याद रखना फिर वो बिजनेस पॉलिसी होने का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। बच्चा कह रहा है सर एग्जांपल दो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो बेटा कि तुम टारगेट कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस गोल है कि मुझे इस बार का सेल्स टर्नओवर रेशियो बढ़ाना है। गोली मारो सेल्स टर्नओवर रेशियो को। तुम ये चाहते हो कि सर मुझे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करनी है। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा के। अरे भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा के सेल्स आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करोगे और उधर से सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। सेल्स वॉल्यूम आपका इंक्रीज कब होगा? जब आपका सेल प्राइस कम होगा। बोलो बेटा ये सुनो। अब सोचो तुम एक तरफ गोल रख रहे हो सेल्स के आपकी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना, और दूसरे तरफ तुमने बिजनेस पॉलिसी अपनाया है जिसमें तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इंक्रीज। रॉ मटेरियल महंगा महंगा ले रहे हो, ज्यादा हाईली पेड स्टाफ हायर कर रहे हो। बोलो ना यस और नो। बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन में बार बार लेके जा रहे हो। मेरा एक सवाल है, क्या आपकी बिजनेस पॉलिसी और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या ये सेम फुटेज पर है क्या? अरे हैं सेम फुटेज पर? आंसर इज नो। आपकी पॉलिसी कुछ और कह रही है, गोल कुछ और कह रहा है। गोल आपका कह रहा है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करिए, और प्रॉफिट कह रही है कि सेल प्राइस को बढ़ा दीजिए। भाई सेल प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन घटेगी, क्योंकि सर कस्टमर आपको छोड़ के चले जाएंगे। नेक्स्ट, पांचवा, इट शुड बी फ्लैक्सिबल। क्या बोल बेटा? इट शुड बी फ्लैक्सिबल। अब यह बात तो आपको पता होना चाहिए फ्लैक्सिबल मतलब क्या। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्लैक्सिबल? बेटा इजिली चेंज। मैं इसको एडॉप्टेबिलिटी भी कहता हूं। क्या कहता हूं? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए बेटा कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदल जाए। ऑर्गेनाइजेशन आरकेजी क्या करता है? फ्लैक्सिबल है। अगर लॉकडाउन लग गया हम लोग तुरंत ऑनलाइन कन्वर्जन कर देते हैं, करते हैं ना। और अगर बेटा लॉकडाउन नहीं लगा, कोई बात नहीं, बच्चा फेस टू फेस आके पढ़ रहा है। अब अगर मान लो हम रिजिड बिहेवियर के होते कि नहीं 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 अपने को सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस चलाना है, बेटा लॉकडाउन में इंस्टीट्यूट पीटेगा, पिट जाएगा, मतलब बच्चे नहीं आएंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ये सीन है कि अगर आप अपनी बिजनेस पॉलिसी को बेटा रिजिड रखोगे तो कंज्यूमर मूवमेंट आप कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंज्यूमर मूवमेंट फ्लेक्सिबल बिजनेस पॉलिसी पे होता है। आपने देखा होगा कि अगर हम कॉलेज में ड्रेस कोड पहन के जाते हैं तो उसी कॉलेज में हम कभी कभी अगर बिना ड्रेस कोड भी चले गए तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमें एक्सेप्ट कर लेती है। वो बात अलग है कि हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन लगे, हो सकता है हमें फाइन दे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री नहीं करना, नहीं तो पैर काट देंगे। नहीं, फ्लेक्सिबल है। क्या है बोलो बेटा? फ्लेक्सिबल है। हमारे साथ हमारी बंदी छोड़ के चली जाती है, कोई बात नहीं भाई, फ्लेक्सिबल होते हैं हम, कोई बात नहीं, जब आना हो फिर आ जाना। दिल तो कबूतर खाना है, यहाँ पे सभी का आना जाना है। बोलो ना ये सुनो, मर्जी हो गए, जब मर्जी हो वापस आ जाना। तो हमारा दिल क्या है? रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। और वो जो निब्बा निब्बी होते हैं उनका दिल वो रिजिड होता है। क्या होता है? देख आपने कैसी कैसी हरकतें करते रहते हैं ब्रेकअप के बाद। उन्हें लगता है कि पूरी जिंदगी इसी में फिलहाल। और एक वर्ड है बेटा स्टेबल। क्या? अब यहां पे आपके मन में ना एक दिक्कत आती है, जैसे ये वर्ड मैं बोलता हूं बच्चों से कि सर जो चीज फ्लेक्सिबल है वो स्टेबल कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हो? स्टेबिलिटी कुछ और होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ और होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि बंदी छोड़ के चली गई, कोई बात नहीं। स्टेबिलिटी है जब तक है तो साथ रहे ना, बार बार चेंज ना करें, स्टेबिलिटी है। अरे भाई जब जरूरत हो तो आप फ्लेक्सिबल करिए, चेंज करिए, लेकिन जब तक जरूरत ना हो आप सेम पैटर्न पे रहिए ना। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं,
बेटा एमआई किस लिए जानी जाती है? एमआई जानी जाती है फॉर द सस्ता फोन। क्या बोलो बेटा? तो ये होना चाहिए, क्या बोलो? स्टेबल। तो किसका? एमआई का। मैं एमआई का एग्जांपल ये दे रहा था, मैं ये कह रहा था कि बेटा एमआई जो फॉलो करता है ना, वो मिनिमम प्राइस फॉलो करता है। उसकी बिजनेस पॉलिसी है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेंगे, जो कंज्यूमर बेसिकली क्या है बोलो बेटा? मैं बोलूंगा बिलो देन पॉवर्टी लाइन है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, लेकिन हां जो लो रेंज टारगेटेड कंज्यूमर है हमें उनको टारगेट करना है। क्या आपने कभी देखा है बेटा एमआई को कभी बहुत महंगा फोन निकालते हुए? क्यों भाई? क्योंकि अपनी स्टेबल बिजनेस पॉलिसी पे चलता है। कभी कभी प्रोडक्ट उसने हाईली रेटेड निकाल दिया, कभी लो रेटेड निकाल दिया। बेटा पॉलिसी बार बार चेंज नहीं होता, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो जब तक पॉलिसी को जरूरत ना हो चेंज करने की, तब तक आप अपनी पॉलिसी को बेटा स्टेबल रखिए। क्या रखिए? स्टेबल। यही होता है बेटा स्टेबिलिटी। और यहां पर आपका बिजनेस पॉलिसी हो जाता है समाप्त, खत्म। 5 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस बिजनेस पॉलिसी को लेकर। अगर क्वेश्चन आए बेटा एज इट इज आप सारी बातें लिख दीजिएगा। डन करे क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अपन डिस्कस करेंगे कब बोलो? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, जहां पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से आगे लेकर चलेंगे इस पूरे के पूरे मामले को। तो आज के डेमो वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, और अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, इन दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट डेमो लेक्चर में बहुत जल्दी। और हाँ, 5 जनवरी से हमारे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आप उन बैचेस को एनरोल करते हैं टाइम से, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लीट। और हमारा टारगेट है इस बार सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑल द बेस्ट।